एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस रिपोर्टर। आज का टॉपिक हमारा है इक्विलिब्रियम का। इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स ऑन द फिजिकल बैलेंस जो अप्लाई होता है, उसके अलावा डिफरेंट जो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और साथ में हम डिस्कस करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी साथ साथ। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, इक्विलिब्रियम ये होता है कि जितने भी फोर्सेस हों, जितने भी टॉर्क्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी के ऊपर, उनको ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, मतलब देखिए इक्विलिब्रियम में दो तीन तरह की होती है। एक सिंपल इक्विलिब्रियम होती है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है, लेकिन सबकी स्टेटमेंट और सबका जो एक कहते हैं ना माखज़ जो होता है वो सेम होता है कि उनमें फोर्सेस सारी सेम हों, उनमें सारी टॉर्क जो है वो सारी ज़ीरो हों। ठीक है, फोर्सेस एंड टॉर्क ज़ीरो। अब ज़ीरो कैसे होंगे? जब उसमें हमें पता है फोर्स और टॉर्क के अंदर जो है वो एक्सेलरेशन आता है, या लीनियर हो या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन हो। अब फोर्स इज इक्वल टू एम में होता है, उसमें हमने कहा एक्सेलरेशन जब जीरो होता है, लीनियर एक्सेलरेशन जब जीरो होगा तो यहाँ पे पुट करेंगे तो फोर्स भी जीरो हो गए। इस तरह समेशन ऑफ फोर्सेज इट इज़ इक्वल टू जीरो। अगर हम बात करते हैं टॉर्क में, अब एक्सेलरेशन कैसे आता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। अल्फा अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो पुट करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो समेशन जो टॉर्क होगी, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, वो भी जीरो हो जाएगा। समेशन इसका मतलब टॉर्क इन समेशन ऑफ फोर्स दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन दे शुड बी इक्वल टू जीरो टू। ठीक है, अब दो पॉइंट आपको समझ आना चाहिए। देखिए जब हम प्लेन्स की बात करते हैं कि एक एक्स प्लेन होती है, एक वाई प्लेन होती है, एक जेड प्लेन होती है। हम यहाँ पे 2D की बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए को प्लेनर एंड कंकरेंट का क्या मीनिंग है। को प्लेनर का मतलब है कि एक प्लेन में लाई कर रहा है वो पॉइंट, वो बॉडी एक प्लेन में लाई कर रही है। एक्स और वाई जो वो एक प्लेन है, मतलब 2D एक ही स्पेस पे लाई करता है। तो ये अगर एक पॉइंट यहाँ पे जा रहा है, एक बॉडी यहाँ पे जा रही है तो को प्लेनर, सेम प्लेन है। लेकिन अगर वो कहता है कि एक बॉडी को प्लेनर भी है और बॉडी कंकरेंट भी है, इसका मतलब ये है कि प्लेन भी सेम है और हैं भी दोनों एक साइड, एक जगह पे ही, और एक तरफ की तरफ पोजिशन है। यानी कि ये पॉइंट इसकी तरफ पोजिशन है, ये पॉइंट इसकी तरफ पोजिशन है। कंकरेंट का मतलब ये हुआ प्लेन भी सेम है और है भी एक पॉइंट पे फोर्सेस पे लग रही हैं। ठीक है, अब अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की बात करते हैं, उसमें हम कहते हैं कि जब हम फिजिकल बैलेंस पे हम यूज़ करते हैं तो उसमें कहते हैं जो समेशन ऑफ टॉर्क जो क्लॉकवाइज की होती है वो इक्वल होनी चाहिए। ये जो मैंने लिखा है ये समेशन है। ठीक है, ये जो ये लगाया है समेशन है। समेशन टॉर्क क्लॉकवाइज दैट शुड बी इक्वल टू समेशन टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज की टॉर्क है वो इक्वल होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज की टॉर्क के। सारे टॉर्क्स आपस में इक्वल होना ज़रूरी है, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, एक दूसरे के इक्वल हो। ये जो फिजिकल बैलेंस का क्वेश्चन है इसको हम आगे जो डिस्कस करेंगे अलग से, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन होता है तो वो आराम से जो है अगर डिस्कशन हो जाए इसकी तो बेहतर है। तो मैंने आपको जो है ना वो एंड पे इसको बताऊंगी आपको ये इस चीज़ के बारे में कि इसको हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, एंट्री टेस्ट में कुछ क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। देखो अब कुछ ऑप्शंस लिखे होते हैं 3, 4, 8, 2, 5, 7। अब ये क्या लिखा है? हमें बताना है कि ये 2, 5, 7 ऑप्शन है, बी 3, 4, 8, ये तीन फोर्सेस लिखी हैं। बताओ कि अब इनमें से कौन सी ग्रुप ऑफ फोर्सेस जो है वो इक्विलिब्रियम में है और कौन सी नहीं है। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है, हमें कोई सी पहली दो ले लो या आखिरी दो ले लो। ठीक है, या फिर पहली और आखिरी ले लो। हमें देखने में, चलो मैं पहली दो ले लेती हूँ। अब मैंने बी पार्ट के देखा 3 और 4, मैंने इन दोनों को लिया, मैंने इनको ऐड भी करना है और इसको मैंने सब्ट्रैक्ट भी करना है। 3, 4 को ऐड करते हो 7 बनता है, सब्ट्रैक्ट करते हो तो 1 बनता है। तो 7 to 1 इसकी रेंज होती है। ठीक है, 7 to 1 इसकी रेंज बन गई। ये एक रेंजिंग हम इस तरह कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन और एडिशन की। अब मैंने देखना है अगर इसको सब्ट्रैक्ट एंड ऐड करने से मेरे पास ये रेंज बन रही है तो तीसरा नंबर जब उसकी रेंज बनना ज़रूरी है। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है? 8। ठीक है, 8 क्या इसकी रेंज में आ रहा है? कहीं भी नहीं आ रहा। तो वो कह रहा है कौन सी चीज़ इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर ये इसकी रेंज में लाई नहीं कर रहा तो मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, इसका लाई करना ज़रूरी है ताकि ये इक्विलिब्रियम में सिस्टम आए। तो इसका मतलब बी इसका ऑप्शन करेक्ट है। कुछ नाम्स के क्वेश्चन टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं तो मिनिमम उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ रहे होते हैं जिसका पता नहीं होता बंदे को कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन, आउट ऑफ कोर्सेज हम कहते हैं क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो याद करने वाली चीज़ें होती हैं। अब उसमें वो कहते हैं द मिनिमम इक्वल फोर्स हुज रिजल्टेंट इज इक्वल टू जीरो। मिनिमम, ठीक है, इक्वल फोर्सेस, इन दो पॉइंट को देखना है। इक्वल फोर्स हो और मिनिमम हो, कितनी हो सकती हैं? कहते दो फोर्सेस हैं जिनका रिजल्टेंट जीरो के इक्वल हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन में कहता है द मिनिमम अनइक्वल फोर्सेस हुज रिजल्टेंट इज इक्वल टू जीरो। हो भी मिनिमम
अनइक्वल, पहले इक्वल थी, दूसरी कौन से, अनइक्वल फोर्सेस, तो एटलीस्ट 3 होंगी तो उसका सम हम कहते हैं 0 हो सकता है। अगर अनइक्वल फोर्सेस 2 होंगी तो कभी भी उनके सम 0 के इक्वल नहीं आ सकता, वो हमेशा 1 आता है, ठीक है, 0 कभी नहीं हो सकता। इसको मतलब अनइक्वल फोर्सेस अगर 3 हो, एटलीस्ट 3 हो, तो फिर जो है उसका सम जो है वो इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये पॉइंट है, इसका हमने याद रखना है। अच्छा, अब अगर हम कहते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस करते हैं, तो एक होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरी होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टैटिक का पता है, हमें पता है, इसका मतलब स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट कंडीशन में। अगर रेस्ट में है तो उसमें जो एक्सेलरेशन है और जो स्पीड है दे शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। रेस्ट में ना ही स्पीड होगी, अगर स्पीड नहीं तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाता है। और रेस्ट कंडीशन में कहते हैं कि कार या फ़ैन के एग्जांपल है, तो स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होती है और स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होती है, ठीक है। इसका इसी तरह स्टैटिक डायनामिक इक्विलिब्रियम में जिसको हम फ़ैन को पढ़ते हैं कि फ़ैन मूव कर रहा है, अगर फ़ैन रेस्ट कंडीशन पे होती तो उसकी मोशन रोटेशनल ही है, लेकिन वो स्टैटिक है क्योंकि उस टाइम पे वो रेस्ट कंडीशन में प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरी बात होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम, जिसमें हम बात कर रहे थे कि एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन मूव करी है, इधर भी एक्सेलरेशन 0 ही होती है, ठीक है। जब हम एक बात करते हैं ना यूनिफॉर्म मोशन से बॉडी मूव कर रही है, इसका मतलब उसकी बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो उसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन उसकी एब्सोल्युटली 0 है, ठीक है। हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन में इसकी भी 2 पार्ट्स आते हैं, ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक। हम कहते हैं अब इसकी देखें तो एक्सेलरेशन 0 हो और इसकी जो है वो स्पीड कांस्टेंट होना ज़रूरी है, तो पैराट्रूपर और कार और रोड जो है वो ये ट्रांसलेशनल डायनामिक लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ट्रांसलेशन को हम लीनियर भी कहते हैं। दूसरी जगह आता है डायनामिक इक्विलिब्रियम की बॉडी मूव कर रही हो बट उसका एक्सेलरेशन होना 0 होना ज़रूरी है ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। इसमें आता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में अल्फ़ा, ठीक है, रोटेशनल इज मीन्स एंगुलर, अल्फ़ा 0 है और उसका जो ओमेगा होता है, ओमेगा जो है वो स्पीड का क्या है, एंगुलर क्वांटिटी है, तो वो 0 होंगे, तो हम कहते हैं ये एक बॉडी जो रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम में मौजूद है, ठीक है। फ़ैन मूव करता है तो उसके एग्जांपल में आता है, रोटेशनल के एग्जांपल में। अगर हम बात करते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पे, अच्छा, अब अगर वो कहता है कि इसमें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसका आता है और दूसरा हम कहते हैं दिस इज़ द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एमसीक्यूज़ ये आते हैं कि पहली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डील किससे कर रहा है, तो वो ट्रांसलेशनल लीनियर मोशन से डील करता है, मोशन से डील करता है। वो कंट्रोल किसको कर रहा है, वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। पहली कंडीशन इक्विलिब्रियम डील करता है इस लीनियर मोशन से और कंट्रोल करता है ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम को, ये बात हमेशा याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करता है एग्जामिनर। उसके अलावा लीनियर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, लीनियर एक्सेलरेशन, फोर्स की समेशन 0 होना चाहिए, क्योंकि फोर्स में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक्स एंड वाई, और जो आप हमेशा ये बात याद रखिएगा कि वेक्टर जो क्वांटिटी होती है उसके कंपोनेंट्स नहीं होते, ठीक है, हमेशा लीनियर या मैग्नीट्यूडल क्वांटिटी के जो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। सेकंड कंडीशन की बात करें तो वो रोटेशनल मोशन के साथ डील करता है और कंट्रोल वो करता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम को, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन 0 की थी तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, मैंने यहाँ पे समेशन ऑफ फोर्सेज 0 की थी तो यहाँ पे समेशन ऑफ टॉर्क्स दैट शुड बी इक्वल टू 0। और टॉर्क की समेशन कौन से, दो तरह की टॉर्क होती है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लियर। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को, ठीक है। तो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम 3 तरह की स्टेट्स होती हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इनको समझने में काफ़ी कन्फ्यूजन जो है क्रिएट होती है, बुक में भी इसने काफ़ी अजीब से लिखा हुआ है स्टेबल एंड इक्विलिब्रियम के बारे में। आपको बस ये याद रखना है कि जब भी मैं कोई चीज़ समझा रही हूँ तो मैं उसमें रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन को डिस्कस कर रही हूँ कि पोजीशन रिस्टोर होती है या नहीं होती उस चीज़ की, उस सब्जेक्ट की। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं उसमें हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा हो, उसमें अगर वो ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो, क्योंकि अगर हाइट ज़्यादा होती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होती है। और इसमें जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर पोजीशन रिस्टोर हो जाती है वापस, ठीक है। और दूसरी बात, इसकी बेस जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हमने स्टैंड खड़ी की है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें उसमें पोजीशन वापस रिस्टोर नहीं हो सकती, उसमें हाइट भी कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती है, उसमें बेस भी कम होती है, ठीक है। अच्छा, उसमें होता ये है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो उसकी बेस में से फॉलो नहीं कर रही होती, ठीक है, वो आउटसाइड ऑफ बेस होती है, और स्टेबल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस में होती है। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, इधर इतने से समझ नहीं आएगा इसलिए मैंने अलग से डायग्राम बनाई है समझाने के लिए। ये देखें, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम और ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें बॉडी स्टैंड के रेक्टेंगुलर शेप में मैंने स्टैंड किया बॉडी को, इसमें सेंटर जो है हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है सेंटर से हाइट कितनी है, ठीक है। ये इसकी हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो ज़्यादा होती है, पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़्यादा है, इसकी बेस की विड्थ देखें कितनी ज़्यादा है,
बेस की विड्थ ज़्यादा है, अगर मैं इसको हल्का सा उठाती हूँ, हल्का सा उठाऊँ, उसको वापस मैं रिस्टोर कर सकती हूँ पोजीशन वापस, क्योंकि वो चाहता है कि मैं अपनी पोजीशन से हिलूँ ना, मैं स्टेबल रहूँ, तो वो वापस जो है अपनी पोजीशन को रिस्टोर कर लेगा। मगर अनस्टेबल की बात करती हूँ तो मैंने अनस्टेबल में इसको काफ़ी ज़्यादा उठा लिया, ठीक है। मैंने इसकी जो है वो हाइट बहुत कम कर दिया है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसकी ईस्ट से काफ़ी कम है, ठीक है। हम मैंने उसकी हाइट को कम कर दिया। जब उठाएंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि जो सेंटर से हाइट है वो उसकी कम हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो फिर कम हो जाएगी, और इसकी बेस है कितनी छोटी सी बेस है जिस पे वो स्टैंड कर रहा है। बेस का मतलब है कि उसका कॉन्टैक्ट विद अर्थ कितना ज़्यादा है, इसका बहुत कम है। अगर बेस बहुत कम है तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है, और हाइट और सेंटर ग्रेविटी बहुत बहुत कम है। और अगर मैंने इसको इतना उठा दो तो ये वापस पीछे तो आने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये किसी और पोजीशन पे जाके फॉल करेगा। तो हाइट ऑफ सेंटर ग्रेविटी कम, पोटेंशियल एनर्जी कम, बेस कम, और जब मैंने इसको उठाया तो ये वापस अपनी पोजीशन पे ना आया, इसका मतलब ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाता है, ठीक है। अगर हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि उसमें हाइट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि हाइट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज ना हो, और पोजीशन वो इजीली जो है वो रिस्टोर कर लेता अपनी, क्योंकि उसके मतलब जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट वो चेंज ही नहीं हो रही, या पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट रहता है। अब इसमें वो कहता है, एक MCQ पूछा गया था नम्स के टेस्ट में कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल मौजूद है, ठीक है, ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका मीडियंस के इंटरसेक्शन से बनता है। इसी तरह सिलेंडर की बात करते हैं कि सिलेंडर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, वो उसके एक्सिस ऑफ सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर रेक्टेंगल और ट्राइंगल की बात करते हैं तो डायगोनल्स के इंटरसेक्शन से न्यूट्रल जो है वो क्या बन रहा होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनता है। और ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल ये रही, ठीक है। इसमें अगर मैंने बॉडी सर्कल की एग्जांपल ली जाती है एक बॉल की, कि मैं अगर एक बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, उसको मैंने रिटर्न मोशन में कराया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेकंड पॉइंट पर उसका सेम रहा, चेंज ना।